बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लखन अपनी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। लखन खड़ी मेहनत कर अपने घर का गुजारा करता था। उसे मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते थे और गांव में महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। सुनिए जी, गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे से पंखे में गर्मी काट रहे हैं और अब तो वो पंखा भी खराब हो चुका है। इस बार कैसे भी करके आप नया पंखा खरीद दीजिए। अब उस पुराने टूटे पंखे से हवा नहीं लगती। बच्चों को गर्मी में परेशान देख रोना आता है। हाँ भाग्यवान, मुझे भी बच्चों को गर्मी में देखकर रोना आता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक गरीब बदनसीब बाप हूं जो घर में अपने बच्चों के लिए एक पंखा भी नहीं ला सकता। सरला, तुम तो जानती हो, मेरी रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं नया पंखा कहाँ से लाऊंगा? बाजार में एक पंखे की कीमत कम से कम 500 रुपये होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 200 रुपये कमा पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास 300 रुपये हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं, और बाकी के 200 राजू भैया से ले लो जो हमने उन्हें उधार दिए थे, और पूरे 500 लेकर बाजार से पंखा ले आइए। लखन राजू के घर अपने 200 रुपये लेने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो राजू के घर पहुंच जाता है। राजू अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। लखन को अपने घर आता देख राजू उससे कहता है, अरे लखन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना मेरे भाई? हाँ भाई, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 200 रुपये लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे एक पंखा लेना है। इस गर्मी में बगैर पंखे के रात दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लखन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 200 रुपये फिर कभी ले जाना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में राजू की पत्नी आ जाती है। क्या जी, आप लखन भैया के पैसे क्यों नहीं दे देते? ये लोग ऐसी गर्मी भरी रात बिना पंखे के कैसे काटते होंगे? लखन भैया, अभी आप एक काम कीजिए, मेरे पास ये रुपए 100 हैं, आप इन्हें ले लो। बचे हुए रुपए 100 मैं आपको बाद में दे दूंगी। ठीक है बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लखन 400 रुपये लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाला लखन को बहुत सारे महंगे महंगे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 500 रुपये से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 400 रुपये हैं, आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दीजिए। अरे भाई, 500 से नीचे कोई भी पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे ये 500 रुपये वाला पंखा दे दीजिए, मैं आपको 100 रुपये 1-2 दिन में लौटा दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम जैसे कंगालों को हम उधार नहीं देते। कौन तुम्हारे पीछे फिरे पैसे मांगने? जाओ भाई, जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। फालतू में इतना समय बर्बाद कर दिया। जेब में है 400 और चले आए पंखा लेने। बेचारा लखन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। वह रास्ते में सोचता है, कितनी हैरानी की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं। मेरे बच्चों को कभी भी पेट भरकर खाना नहीं मिल पाता। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सरला ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? लखन रास्ते में सोचते हुए चल ही रहा था, तभी उसे गर्मी से परेशान एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में हो,
लेकिन लखन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लखन सोचने लगता है, भगवान, मैं कितना निर्दय हूँ। उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखते हुए छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी गर्मी से बीमार ना हो जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लखन वापस उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर लखन को उस पर तरस आ गया। वह उस बूढ़े आदमी से बोल, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक धनी व्यापारी से ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मेरा घर छीनकर मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस धनी व्यापारी को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था, लेकिन जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। फिर एक दिन आए थे दोनों भाई, मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। बाबा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आपका साथ आपके सगे बेटे ने भी नहीं दिया। चलो बाबा, मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब आप एक काम करो, ये पैसे ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। अगर आप और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे आप उस धनी व्यापारी को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह बूढ़ा आदमी लखन से पैसे ले लेता है और उससे कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए हो, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यही तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होते हैं। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। बेटा, तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप को मिलना बड़े ही गर्व की बात होगी। वह बुजुर्ग आदमी लखन को बहुत दुआएं देता है और लखन वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है। लखन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते लखन अपने घर पहुंच जाता है। अजी, आ गए आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। पता नहीं, आज दिल में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे भाग्यवान, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। सब कुछ ठीक है, कोई अनहोनी नहीं हुई। जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं राजू के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 100 रुपए दे दिए थे। क्या बस 100 रुपए ही दिए? आप पूरे 200 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और अब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। आप कई बार उसके घर पैसे लेने गए हो, तब जाकर उसने 100 रुपए दिए। अब ना जाने बाकी के 100 रुपए कब देगा। अरे भाग्यवान, उसकी पत्नी ने बोला है कि वह बाकी के पैसे मुझे जरूर लौटा देगी। चलो ठीक है, लेकिन आप पंखा नहीं लाए। भाग्यवान, मैं जब पंखा लेने गया था तो वहां कोई भी पंखा 500 रुपए से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 100 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ मना कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर आप उससे ब्याज पर 100 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता। लेकिन आपने सही किया जो पंखा नहीं लिया। सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है।
2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाइए वो 400 रुपये, उन्हें मैं संभाल कर रख देती हूँ, जब पंखा लाओगे तो ले लेना। सरला उन 400 रुपये में से 300 रुपये मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दी। उसे उन पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह गर्मी से परेशान था और अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। लखन ने सरला को सारी बात विस्तार से बताई। लखन की बात सुनकर सरला बोली, अजी आपने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी को पैसे दे दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इन गर्मी भरे दिनों में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? भला इस गांव में ऐसा कौन है जो हमारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अब आपको क्या बताऊं, आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैंने आपके लिए बचा कर रख दी। और तुमने कुछ नहीं खाया? मैंने बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। सरला लखन के लिए खाना लगा देती है। लखन जैसे ही खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटा है। सरला घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सरला से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको खाने के लिए दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ खिला सकूं। सरला की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। इतने में पवन आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। लखन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और सरला से कहता है, भाग्यवान, तुमने मेरे लिए जो 2 रोटी बचा कर रखी थी, वह रोटी माताजी को दे दो। सरला रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत लखन और सरला को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सरला पवन से कहती है, सुनिए जी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाना खाकर ही सो गए थे। आप एक काम कीजिए, आपके पास जो पैसे बचे हुए हैं उनसे घर का राशन ला दीजिए। आपको और बच्चों को बहुत भूख लग रही होगी। पत्नी के कहने पर लखन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता है? मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर लखन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, बेटा, मैंने इसे पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला पोसा है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं एक मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। लखन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया।
और फिर उसने अपने पास जो 100 रुपये बचा कर रखे थे, जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, उन पैसों को वो बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 100 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इन पैसों से मैं अपने घर का राशन लाने जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से पहले इलाज नहीं मिला तो उनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए तुम ये पैसे रख लो और अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों लखन से पैसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। लखन आगे चल पड़ता है। वह बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, और सरला को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसे मैंने किसी दूसरे की मदद के लिए दे दिए तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? लखन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और उसको उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई सुविधा नहीं है, ना खाने की, न बच्चों को इतनी गर्मी में रखने की, और मुझसे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। बाबा, अभी मेरे बच्चे और पत्नी भूखे हैं। मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। लखन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करते बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी ज़रूरत को भूल कर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा अपनी शक्तियों से एक मशीन बना देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए एक खास मशीन। इस मशीन में आइसक्रीम बनती है और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं ये मशीन लेकर भी क्या करूँगा? बेटा, तुम चिंता मत करो। ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, ये एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो, और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। पर हाँ, याद रखना, ये आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाती। ये सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाती है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम ये आइसक्रीम की मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम की मशीन लेकर लखन खुशी खुशी घर चला आता है। लखन की पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे कहती है, क्या जी, आज भी आप किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो राशन है ही नहीं। अब मैं आपको और बच्चों को क्या खिलाऊंगी? और ये क्या, ये बेकार सा कबाड़ कहाँ से उठा लाए? ये क्या चीज है? अरे भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसी क्या चीज लेकर आए हो जो हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर सके? लखन सरला को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है और सरला भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। भाग्यवान, अब मुझे कैसे भी करके आज के खाने के लिए खाना और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेले का इंतजाम करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई सोने की अंगूठी है। आप उसको ले जाओ और सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना। फिर जब आइसक्रीम बेचकर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब आप अंगूठी को छुड़ा लेना। कम से कम आज बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला भी आ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। लाओ, दे दो मुझे वो अंगूठी। मैं अभी सुनार के पास जाता हूँ, उसके बाद खाने का सामान और ठेले का इंतजाम करके आता हूँ। लखन सरला की अंगूठी गिरवी रखकर ठेले की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई, मुझे एक अच्छा सा ठेला देना। लखन ठेला और घर का राशन लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। लो भाग्यवान, मैं राशन ले आया हूँ।
तुम पहले खाना बना लो, फिर हम सब खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। लखन, सरला और बच्चे सब पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना खाकर लखन और सरला आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चे आइसक्रीम को बनता देख बड़ा खुश हो रहे थे। ए मेरी जादुई मशीन, मुझे चॉकलेट फ्लेवर की 50 आइसक्रीम बना कर दो। ये बोलते ही जादुई मशीन से एक चमक सी निकलती है और उसमें से चॉकलेट फ्लेवर की 50 आइसक्रीम बनकर आ जाती है। ये देखकर बच्चे मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर बच्चों ने एक एक आइसक्रीम को खाया और बड़े मजे लिए। लखन आइसक्रीम को ठेले में लेकर गांव की ओर आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ये आइसक्रीम जो एक बार छक ले वो दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। ले लो ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लखन के आवाज लगाते ही गांव वालों की भीड़ ठेले पर टूट पड़ी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई लखन से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। अरे वाह लखन भाई, तुम्हारी आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ भाई, तुम्हारी आइसक्रीम तो सभी आइसक्रीम वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि खाता ही रहूं। मुझे 2 आइसक्रीम और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है। इस तरह लखन की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। सारी आइसक्रीम बेचकर लखन घर की ओर चल देता है। अजी, आ गए आप? हाँ भाग्यवान, हमारी सारी आइसक्रीम बिक गई और ये देखो आज ही कमाई। बाप रे, इतने सारे पैसे! भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए। हाँ सरला, भगवान हम अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। चलो अब तुम सबके लिए खाना लगा दो, सब साथ में खाना खाते हैं। कल सुबह आइसक्रीम बनाकर बेचने भी जाना है। लखन की अच्छी कमाई को देखकर उसका पड़ोसी राजू उससे जलने लगता है। एक दिन लखन का पड़ोसी राजू रास्ते में मिल जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई लखन, तुम सच सच बताना, तुम आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाते हो जो तुम्हारी आइसक्रीम गांव में आते ही सारी बिक जाती है? मैंने और भी आइसक्रीम वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी आइसक्रीम उन लोगों की कभी नहीं बिकती। तुमने तो कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की कर ली। जहां तक मैं जानता हूं, व्यापार बढ़ाने में टाइम लगता है, मगर तुम्हारा व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा था। ऐसा कुछ नहीं है राजू भाई, सभी आइसक्रीम वाले गांव में प्लेन आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आता हूँ। इसकी वजह से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। ये कहकर लखन आइसक्रीम बेचने चला जाता है, मगर ये बात राजू को कुछ अटपटी सी लगती है। वह मन ही मन सोचता है, दाल में जरूर कुछ काला है। ये लखन बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। गांव में तो और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आते हैं, पर इसके जैसी तो नहीं बिकती। मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर ये चॉकलेट आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रही है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होती रही तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। शाम होते ही लखन आइसक्रीम बेचकर अपने घर आ जाता है। राजू लखन के घर छुपकर उसकी निगरानी रख रहा था। लो सरला, इन पैसों को अलमारी में रख दो। कल तुम इन पैसों से बच्चों की फीस और घर के लिए एक बड़ा सा कूलर ले आना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारे दिन भी बदल गए हैं। पहले हम एक पंखे के लिए तरसते थे और अब हमारे घर में कूलर आने वाला है। बस ये सब जादुई मशीन की वजह से हो रहा है, वरना हमारी क्या औकात जो हम इतना महंगा कूलर ले सके। आज हमारे पास जादुई मशीन ना होती तो हमारा क्या होता। पापा, इस जादुई मशीन से मुझे एक आइसक्रीम मंगा दो ना, बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। हाँ जी, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे लिए भी जादुई मशीन से आइसक्रीम मांग लीजिए। लखन जादुई मशीन से आइसक्रीम मांगता है और मशीन से आइसक्रीम बाहर निकल आता है। ये सब कुछ राजू छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब जादुई मशीन का कमाल है। इसी की वजह से लखन की आइसक्रीम गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है। अगर ये मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सभी कोई सो जाते हैं तो राजू लखन के घर चुपके से जाता है और वह जादुई मशीन को अपने घर ले आता है।
सुबह होते ही लखन और सरला जादुई आइसक्रीम मशीन को खोज खोज कर परेशान हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, अच्छे से देखो, मशीन को घर में ही होना चाहिए। अजी, मैंने सब जगह देखा पर कहीं भी नहीं मिली। अब राजू आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर मशीन से बहुत सारी आइसक्रीम मांग ली। उसने बोला, ए जादुई मशीन, मुझे 5000 आइसक्रीम निकाल कर दो। जादुई मशीन तेजी से घूमने लगी और अचानक उसमें से ठंडी बर्फीली लपटें निकलने लगी। पूरा परिवार ठंड से जमने लगा और राजू परेशानी में आ गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मशीन बेकाबू कैसे हो गई। अब राजू को जल्द ही कुछ करना था, क्योंकि उसका परिवार बर्फीली लपटों में जम रहा था। तभी तपस्या कर रहे बाबा को जादुई मशीन के बारे में पता चल जाता है कि मशीन किसी गलत आदमी के हाथ लग गई है। बाबा तुरंत राजू के घर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, ये जादुई मशीन तुम्हारे जैसे बेईमान लोगों के लिए नहीं बनी है। इस मशीन का इस्तेमाल एक सच्चा नेक दिल और ईमानदार इंसान कर सकता है। तुमने इस मशीन को चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। राजू को अपनी गलती समझ में आ जाती है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी इस मशीन को लखन को लौटा देता हूँ। ठीक है बेटा, जल्द ही इस मशीन को लौटा दो, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहकर बाबा गायब हो जाते हैं। राजू जादुई मशीन को लखन के घर के बाहर रखकर चला जाता है और उसका परिवार बर्फ पिघलने लगा। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। लखन जादुई मशीन का इस्तेमाल फिर से करने लगता है। वह आइसक्रीम बेच बेच कर अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लेता है और अब उसका परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।